नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज बिहार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि यूनिटेरिया का लेटेस्ट बुक 2024 एडिशन जब जारी किया गया है उसी से हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो इस तरह हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बिहार टीचर के लिए, बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी एग्जाम में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार टाइम्स पत्रिका जो है, इसका संपादन, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें निम्नलिखित में से किनका सहयोग मिला था, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन में दिया है आपको महेश नारायण, दूसरा दिया है श्री कृष्ण सहाय, तीसरा दिया है श्री नंद किशोर लाल, और चौथा है उपयुक्त में सभी, यानी इनमें से सभी। तो आपको ये बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा का सहयोग किसने किया था बिहार टाइम्स पत्रिका को संपादन करने में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। इनमें से सभी ने इनका सहयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत करने जो है इंग्लैंड गए थे। कहता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये कौन से वर्ष में वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1889 में। कब? 1889 में। ए नंबर सही आंसर होगा 1889। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में कुछ टाइम आपको मिलता है, तो उस टाइम में आप जरूर आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। कहता है कि दिसंबर 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में किसके द्वारा बिहार पृथक जो हो रहा था उसके समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तेज बहादुर सप्रू। कौन? तेज बहादुर सप्रू। आगे कहता है किस वर्ष प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था। कहता पहली बार जो है बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को कब मनाया गया था, कब से शुरू किया गया था, इसका कहने का मतलब ये है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि 2010 हो जाएगा। क्या होगा? 2010 से जो है बिहार में बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ए नंबर सही आंसर होगा 2010। अगला कहता है कि बिहार सरकार, क्या है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। कहता बिहार सरकार जो है इनके द्वारा एक योजना संचालित की जाती है, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो इसके अंतर्गत जो है विधवा महिलाओं को कितने रुपया का पेंशन प्रति माह दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 रुपया प्रति माह। कितना? 400 रुपया प्रति माह पेंशन स्वरूप बिहार सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को दी जाती है। और किस योजना के तहत? तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है 400 रुपया। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार स्टार्टअप नीति, क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि ब्याज के बिना 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। कहता है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत जो है युवा उद्यमियों के लिए कितनी राशि बिना ब्याज के, ब्याज मुक्त राशि 10 वर्षों के लिए दी जाती है। तो ये राशि आपको बताना है कितनी राशि उन्हें दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10 लाख। कहता है बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। कहता है बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन मैन के नाम से, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रवि सिन्हा को। किसे? रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। जिसका संबंध बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। कहता है बिहार सरकार जो है 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 2030 तक। कब? 2030 तक में बिहार सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 100% साक्षरता दर हासिल कर लेंगे। ये लक्ष्य मान के चल रहा है बिहार सरकार। तो यहाँ सी नंबर सही होगा 2030 तक। दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगता है तो इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके।
और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। खास करके उन सभी को जरूर भेजिए जो बीपीएससी और बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहा है, उनके लिए तो रामबाण ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी बार दासों का उल्लेख किया है। कहता है कौटिल्य जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया, कितने प्रकार के दास का, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख कौटिल्य ने अपने पुस्तकों में किया है। सी नंबर सेंस होगा 9 प्रकार का। आगे कहता है कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकुलम भूषण उपाधि धारण की है। कहता कर्नाट वंश के वह कौन से शासक हैं जिन्होंने कर्नाटकुलम भूषण की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नान्यदेव। कौन? नान्यदेव। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव ने अपने आप को कर्नाटकुलम भूषण से उपाधि से सम्मानित किया था खुद को। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो पंजी प्रबंध का विकास जो मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ये किसके शासन में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरि सिंह देव के शासन में। किसके? हरि सिंह देव के शासन में हुआ था। तो यहाँ ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। कहता वह शासक कौन है जिन्होंने बिहार पर सैनिक अभियान चला करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ आपको इल्तुतमिश उसका नाम हो जाएगा। क्या होगा? इल्तुतमिश ने प्रथम बार बिहार पर सैन्य अभियान करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो यहाँ बी नंबर सेंस होगा इल्तुतमिश। आगे कहता किस शासक के संबंध में, कहता वह कौन से शासक हैं जिसके संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। क्या? बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। किस शासक के बारे में कानूनगो द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो वे शासक थे आपको शेरशाह। कौन? शेरशाह सूरी के बारे में कानूनगो द्वारा कहा गया था कि वह जो है बाहर से सिर्फ बाहर से मुस्लिम है पर अंदर से वह हिंदू ही है। ये शेरशाह सूरी के बारे में कानूनगो द्वारा कहा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी। कहता है 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बाज बहादुर बना था, तो उसे जो है कुल खान की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो कुल खान की उपाधि जो दिया गया था बाज बहादुर को, ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ए नंबर सही आंसर होगा जहांगीर। चलिए आगे है। आगे कहता है किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। कहता वह कौन से शासक थे जो मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मारकर पराजित भी किया और मार भी दिया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ए नंबर सेंस होगा सिराजुद्दौला। आगे कहता है मांझी व्यवस्था। क्या है? मांझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। कहता मांझी व्यवस्था जो है इसका संबंध किस विद्रोह से है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संथाल विद्रोह से। किसे? संथाल विद्रोह से संबंधित है। ए नंबर सेंस होगा संथाल विद्रोह से। और आप ये जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, जरूर बताइए आप। चलिए आगे है। आगे कहता है पीर मोहम्मद मुनीस। क्या है? पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मर्मिक चित्रण किया था। कहता पीर मोहम्मद मुनीस जो है इन्होंने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा की मर्मिक चित्रण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रताप। क्या है? पीर मोहम्मद मुनीस के प्रताप नाम की एक पत्रिका जारी की गई थी, जिसमें चंपारण किसान पर जो दुर्दशा थी उनकी मर्मिक चित्रण किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर सेंस होगा प्रताप नामक पत्रिका में। चलिए आगे कहता है खिलाफत दिवस। क्या है? खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 1920 को के दौरान जो है निम्न में से किसने वकालत छोड़ने की घोषणा की। कहता जब खिलाफत दिवस मनाया जा रहा था उस दौरान वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
मोहम्मद जुबैर, कौन? मोहम्मद जुबैर थे जिन्होंने वकालत करना छोड़ दिया था। आगे कहता है बिहार में क्या है? बिहार के डुमरांव में नसबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कहता है बिहार के जो डुमरांव है वहाँ जो है नसबंदी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपको 1920 में। कब? 1920 में की गई थी। यहाँ ए नंबर सेंस होगा 1920। आगे कहता है 1932 में अस्पृश्यता, क्या है? अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, जो पीएमसीएच के पास है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है 1946, क्या है? 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? कहता है 1946 में कैबिनेट मिशन जो हुआ था इसके तहत राज्यों का वर्गीकरण जो किया गया था उसमें बिहार राज्य को किस समूह ग्रुप में रखा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रुप ए में रखा गया था। किसमें? ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा भी गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है बिहार सभा, क्या है? सॉरी दोस्तों, कहता है संविधान सभा, क्या है? संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? कहता है जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 36। कितना? 36 जो है 36 सदस्य बिहार से शामिल थे संविधान सभा में, बिहार से। बी नंबर सेंस होगा 36 सदस्य। आगे कहता है निम्न में से कौन सी आकृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? कहता है वह निम्नलिखित में से कौन सी कृति है, सॉरी क्या दोस्तों, कीर्ति, निम्नलिखित में से वो कौन सी कृति है जिन्हें विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यायिक कंडिका, क्या है? न्याय कंडिका, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा आप उठा सकें। शुरू से अंत तक जरूर देखिए और कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियो से और इस चैनल से, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पंचायती राज, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कहता है पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत उप मुखिया जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपता है। किसे? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उप मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? कहता है बिहार के किस मुगल प्रांतपति हुए हैं जिन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। कौन? मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो बी नंबर से आंसर होगा मान सिंह। आगे कहता है बिहार लागत, क्या है? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कहता बिहार लगान परिषद जो थे उनका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जेम्स अलेक्जेंडर। कौन? जेम्स अलेक्जेंडर जो है बिहार के लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। चलिए आगे है। आगे कहता है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को, क्या है? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। किसे? दरिया खां नुहानी को जो बिहार का है प्रभारी नियुक्त किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसे हरा कर? तो हुसैन शाह सरकी को हरा करके। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन, क्या है? स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन है जिसके दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और ये आपको पता है 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे कहता है शुष्क, क्या है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? कहता शुष्क पर्णपाती वन जो है इसका विस्तार सर्वाधिक मात्रा में बिहार के किस जिले में ही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सभी, क्या होगा? सभी। गया में भी है, जहानाबाद में भी और रोहतास में भी है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में सभी।
आगे कहता है बिहार में, क्या है, बिहार में बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में बरेला झील जो है यह पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको पता होगा कि वैशाली में यह स्थित है। कहाँ? वैशाली में बरेला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। बी नंबर से इसका वैशाली। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार के वो कौन से पक्षी विहार हैं जहां लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है ये अक्टूबर से फरवरी तक वहां प्रवास करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बक्सर में। कहाँ? बक्सर पक्षी विहार में। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार में। अगला कहता है कि बिहार में सीतामढ़ी, क्या है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? कहता बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले जो है इन्हें किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 में, क्या है, जोन 5 में, जोन 5 में के अंतर्गत जो है सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को रखा गया है बिहार के अंतर्गत। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम, क्या है, तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दोस्तों, कहता है बिहार के किस जिले में तसर रेशम जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। और आपको पता भी होगा कि भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार में स्थित कोसी, कहता है बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कहता है बिहार में कोसी नहर परियोजना जो है ये किस नहर से निकलती है? कोसी परियोजना जो है किस नहर से निकलती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हनुमान नगर के निकट से। कहाँ? हनुमान नगर के निकट से। आगे कहता है बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी, कहता है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक से संबंधित है? कहता है बिहार में द्विभाषी अभिलेख जो है प्राप्त किया गया है, यह किस शासक से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बाबर से संबंधित है। किससे? बाबर से संबंधित है। डी नंबर से आंसर होगा बाबर से। आगे कहता है कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई, ग्राम कचहरी जो है यहाँ अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति संख्या जो है ये आपको 7 होनी चाहिए, कम से कम 7 होनी चाहिए। सी नंबर से आंसर होगा 7। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? कहता है बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपको छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भागों में। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार जो है उसके उत्तरी भाग में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी बिहार के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था ये प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है, बिहार का बिहार शरीफ, ये किस लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है, खास करके मध्यकाल में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रांतीय शासन केंद्र के रूप में प्रचलित था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? कहता है कि बिहार सरकार जो है इन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष यह दर्जा दिया गया था ये आपको बताना है। तो यह दर्जा बिहार सरकार के द्वारा 1987 में दिया गया था। कब? 1987 में दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में से किस फिरंगिया, कहता है निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? ये फिरंगिया संगीत जो है इसके रचयिता के रूप में से किसे जाना जाता है? रूप में फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। किसे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है इन्हें फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। चलिए आगे है, आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ जो है योजनाएं दी गई, नीति दी गई बिहार सरकार की, और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष शुरू किया गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप पहले देख लीजिए कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है, बिहार स्टार्टअप नीति, तो बिहार स्टार्टअप नीति सबसे पहले जो है आपको ये कब लाया गया था? तो बिहार स्टार्टअप नीति आपको 2022 में शुरू किया गया। कब? 2022 में शुरू किया गया था। आपको 1 मिल जाएगा डी से। किससे? डी से।
और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, यह जो है यह शुरू किया गया था आपको 2000 में। कब? 2020 में। तो यहाँ 1 से मिल जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, यह शुरू किया गया है आपको 2008 में। कब? 2008 में, सॉरी 2021 में। कब? 2021 में किया गया है। तो ये आपको 20 से मिल जाएगा। और बाकी कृषि रोड मैप आपको 2008 से मिल जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ से आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए 4 क्वेश्चन इससे आपको बन रहा है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी कैदी के नाम से एक पत्रिका जारी की जाती थी। ए नंबर से आंसर होगा बंदी कैदी। और ध्यान रखिएगा कहाँ से? हजारीबाग जेल से। आगे कहता है निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय शुरू की गई है। तो इसका पार्ट 1 तो चल गया था, शुरू हुआ था, और अभी वर्तमान में पार्ट 2 चल रहा है, 7 निश्चय पार्ट 2। इसे जो है मुख्यमंत्री द्वारा काफ़ी वरीयता दी जा रही है। तो इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपको बता, बाल विकास राज्य विकास, क्या है? बाल विकास राज्य विकास, यह है आपको 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है। बाकी सशक्त महिला, सक्षम महिला शामिल है, सुलभ संपर्कता यह भी शामिल है, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यह भी शामिल है, लेकिन डी नंबर शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है आपको वृक्षारोपण से, किससे? वृक्षारोपण से है। ए नंबर से आंसर वृक्षारोपण से। आगे है वाल्मीकि रामायण, क्या है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कहता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है उसमें बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मलंद और करुणा। क्या है? मलंद और करुणा, ये दोनों शब्द जो है वाल्मीकि के रामायण में वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त किया गया था बक्सर क्षेत्र के लिए। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, मलंद और करुणा, ये दोनों शब्द का प्रयोग बक्सर के लिए किया गया था। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रोहतास। कौन? रोहतास। डी नंबर से आंसर रोहतास। आगे कहता है निम्न में, क्या है? निम्न में सॉरी दोस्तों, कहता है बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी जो है यह किस अन्य नाम से जाना जाता है? कहता है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक हरहा नदी घाटी है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये जो है दून घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या है? दून घाटी के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर होगा दून घाटी। चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में क्या है? कहता है बिहार का उत्तरी मैदानी भाग जो है उसमें पश्चिम से पूरब की तरफ, ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते क्रम में दोआब जो है उसका सही क्रम क्या? आपको पता है दोआब किसे कहा जाता है? दोआब वैसी भूमि को कहा जाता है जो दो नदियों के बीच में पड़ता है, उसे दोआब कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप इसको पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में आपको सजा के बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आइए देखते क्या होता है। पहले जो है आपको घाघरा गंडक दोआब हो जाएगा 1 नंबर पर। दूसरे पर जो है आपको कोसी गंडक दोआब हो जाएगा, और तीसरे पर आपको तीसरा है ये है कोसी महानंदा दोआब। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसका सही क्रम 1 2 3 हो जाएगा। क्या होगा? 1 2 3 इसका सही क्रम हो जाएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार में बहने वाली नदी फल्गु जो है निम्न में ये किन नदियों के संगम के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहाना एवं लीलाजन नदी के संगम के रूप में जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों।
अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगता है इसे आप लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर बीपीएससी और बीपीएससी टीचर इन सब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बीएसएससी सबों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके और हमें भी इसी तरह का वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है बिहार के किस जिले में पीडमोट, क्या है, पीडमोट स्वयंप मिट्टी पाई जाती है। कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है जिस जिले में पीडमोट स्वयंप मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण का, पश्चिमी चंपारण में यह पाया जाता है। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि मुजफ्फरपुर, क्या है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग जो स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जनकधारी प्रसाद। कौन, जनकधारी प्रसाद। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे। कहता बिहार के वह सूफी संत कौन थे जो सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इमाम ताज फ़कीह। कौन, इमाम ताज फ़कीह। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे कहता है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण जो है बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन जो है कब किया गया है। बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन जो हुआ है ये कब किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि ये 1986 में किया गया। कब, 1986 में इसका गठन किया गया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थे। कहता अशोक जो शिलालेख लिखवाए थे उनके शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो प्राकृत भाषा का, किसका, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ बी नंबर से आंसर होगा प्राकृत भाषा में। आगे कहता है कि वर्ष 1911 में, कब, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार, कहाँ, बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। ये आपको पूछ रहा है कि वर्ष 1911 में जब केंद्रीय विधान परिषद में जो है आपको बंगाल और बिहार को लेकर के विभाजन का प्रस्ताव जो पेश किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। कौन, मोहम्मद अली। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में होगा कि पिछले टेस्ट में आपको सैफुद्दीन किचलू कराया गया था, तो वो जो है प्रस्ताव लाया था, पेश इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। कहता है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मुल्का तकिया। कौन, मुल्का तकिया जो है ये प्रथम विदेशी यात्री थे जो मुगल काल में बिहार आए थे। तो ये ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कहता है कि बिहार सहित पूर्वी भारत जो है उसमें आर्यों का आगमन संभवतः किस काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल में। कब, उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार में और पूरे पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कौन, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी। ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है, ये कहाँ हुआ था इसका। तो सिवान में। कब, सिवान में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। ये सिवान में। कहाँ, सिवान में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का पहला आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। कहता है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों जो है जो नीचे दिया गया उनमें से कौन बिहार नहीं आया था ये आपको बताना है। तो बिहार जो नहीं आया था आपको फ्रैंकोइस बर्नियर। कौन, फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ये बिहार कभी नहीं आया था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस वन प्रदेश की उदाहरण है। तो ये आपको शुष्क पतझड़ वन का उदाहरण है। किसका,
शुष्क पतझड़ वन का उदाहरण है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वर्ष 1956 में, कब, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी बिहार में, दोस्तों, कहता है कि 1956 ईस्वी के भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो ये पुरुलिया, पुरुलिया जिला जो है उस समय जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था बिहार सहित, क्या है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो विस्तार हुआ था उसके लिए मुख्य सहायक कौन सिद्ध हुआ था। तो ये लोहे का उपयोग, कौन है, लोहे के उपयोग के कारण इसे सहायता मिली थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था बिहार के राजगीर परगना में, बिहार के राजगीर परगना जो है कि कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। कहता है बिहार के राजगीर परगना के वह कौन से स्थानीय नेता थे जिन्होंने खुद को 1857 के आंदोलन के समय खुद को राजा घोषित किया था। तो ये था आपको हैदर अली खान। कौन, हैदर अली खान। बी नंबर से आंसर होगा हैदर अली खान। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। कहता है बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 जो है इससे संबंधित नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच, जो ध्यान रखिएगा, 2 बैठकों के बीच जो है 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के बारे में सही कथन है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी जो है इसके विस्तार को क्या कहा जाता है। इसके विस्तार को भावर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या, भावर का क्षेत्र कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भावर का क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार में तुर्क सत्ता, कहता है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। कहता है बिहार में तुर्क सत्ता जो स्थापित हुआ था इसे स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है आपको इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसे, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा, कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, किसके प्रयास से। तो इसके लिए जो प्रयास किया गया था, ये प्रयास किया गया था बाबू दीपनारायण सिन्हा के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार प्रांत के बारे में महात्मा गांधी, कहता कि वो कौन से प्रांत है, कहता वो कौन से प्रांत है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां वो सहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है। क्या है, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा किस लिए कहा था, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। क्या है, अहिंसा का मर्म जो है समझते हैं। तो ये बिहार के बारे में गांधी जी के द्वारा कहा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। कहता उपनिषद काल जो था बिहार में उस समय ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का जो है महान केंद्र क्या था, तो विदेह था। कौन, विदेह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विदेह। आगे कहता बिहार पर गढ़वालों के अभियान का प्रमाण मिलता है। ये प्रमाण मिलता है आपको मनेर ताम्रपद से। कहाँ, मनेर ताम्रपद से इसका प्रमाण मिलता है। ए नंबर से आंसर होगा मनेर ताम्रपद। आगे कहता है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये किया था आपको आजमगढ़ पर। काम, आजमगढ़ जिले पर अपना अधिकार स्थापित किया था। किसने, कुंवर सिंह ने। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार के एस्बेस्टस, कहता है बिहार में एस्बेस्टस जो एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है यह कहाँ पाया जाता है। तो यह जो है बिहार के अंदर मुख्य रूप से आपको मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ, मुंगेर में मुख्य रूप से पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। कहता है बिहार के वे कौन से सूबेदार हुए हैं जो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजा मान सिंह। कौन, राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था।
तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। कहता है बिहार का वह स्थान कौन सा है जहाँ ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाजीपुर में। कहाँ? हाजीपुर में जो है ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है। ध्यान में रखिएगा, पिछले सेट में आपको कराया गया था कि बिहार के कुछ जिले का नाम दिया गया था, वो किस जोन के अंतर्गत आता है, तो 5 जोन के अंतर्गत आता था। और यहाँ पूछा गया है कि बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिए बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया। किसमें? 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे कहता है किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कहता है वो कौन से पाल शासक थे जिसके समय में कर्नाट वंश का जो है उदय हुआ था। तो ये उदय हुआ था आपको रामपाल के समय में। कब? रामपाल के समय में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रामपाल। चलिए आगे है, आगे कहता है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। कहता है वह कौन सा राज्य है जहां सर्वप्रथम अल्पसंख्यक को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये अपना राज्य बिहार था। कौन? बिहार था। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा बिहार। आगे कहता है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। कहता है बिहार में खाद्यान्न प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का जो है कारखाना कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना और औरंगाबाद। कहाँ? पटना और औरंगाबाद। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। कहता वह मुगल शासक कौन था जिन्होंने बिहार को सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर। कौन? अकबर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर। आगे है बिहार में अफगान सत्ता क्या है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी नुहानी काबिलों की। किसकी? नुहानी काबिलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो 31 का आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो भी कमी हो उसे सुधार किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। कहता बिहार में साइमन कमीशन जो है इसका जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन जो है इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियों का समूह है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि बिहार और यूपी के बीच उत्तर प्रदेश जो है उसके बीच कौन सी नदियाँ सीमा बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है नदी के समूह हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघर। कौन? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक दे देगा ऑप्शन में, आपको पूछ लेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। बहुत बीपीएससी में पूछा भी गया है। आगे कहता है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शाहाबाद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शाहाबाद। यहाँ बुक में शाहाबाद सी दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस जो है इनके वकील निम्नलिखित में से कौन थे। कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस जो थे इसके वकील कौन थे। तो इसका वकील जो था कालिदास बसु था। कौन? कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कालिदास बसु। आगे कहता है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। कहता जीविका जो है यह बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है इसका संबंध आपको हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से। किससे? गरीबी उन्मूलन से। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहता वह कौन से बिहार के राज्यपाल हुए हैं जिसके शासनकाल में सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको थे नित्यानंद कानूनगो। कौन? नित्यानंद कानूनगो के समय में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि सर्वप्रथम बिहार में कब जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सरकी वंश, क्या है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। कहता है सरकी वंश के वो कौन से राजा हुए हैं जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, क्या है, विद्यापति का संरक्षण को जो है संरक्षण, सॉरी दोस्तों, को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसका नाम गयाजी डैम है कि कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है आपको 441 मीटर है। कितना, 441 मीटर इसकी कुल लंबाई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। आगे कहता है शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने संपूर्ण सरकार जो था उसे कितने सरकारों में विभाजित किया था। कहता है शेरशाह जो है इन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 सरकारों में। किसमें, 47 सरकारों में विभाजित किया था। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। कहता है कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो ये आपको पता है वासुदेव सोहानी थे। कौन, वासुदेव सोहानी जो था प्रथम बिहार के लोकायुक्त थे। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। कहता 1857 की क्रांति जो चल रही थी उस समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, ये आपको बताना है। तो पटना डिवीजन का कमिश्नर जो था वो विलियम टेलर था। कौन, विलियम टेलर था। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कम से कम शेयर तो जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। चलिए आगे कहता है बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। कहता है बिहार में 1835 ईस्वी में जो है पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो ये आपको ही पता है, थोड़ा बहुत गैस करके बना सकते हैं। तो ये आपको पटना में, कहाँ, पटना में, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में होगा तो ज़्यादातर चांस है कि राजधानी में ही होने की संभावना होती है। वैसे एग्जैक्ट जानते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ बी ए नंबर सेंस होगा पटना में। बिहार का पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था 1835 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1835 ईस्वी में ही खोला गया था। आगे कहता कैमूर पठार, क्या है, कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है ये आपको भी पता है, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा चूना पत्थर। आगे कहता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। कहता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था आपको 1974 में किया गया था। कब, 1974 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। कहता है बिहार में जो है प्रथम विधान परिषद जो हुआ था इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुआ था आपको 20 जनवरी 1913 में। कब, 20 जनवरी 1913 में बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक हुई थी। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घघरा जिसे सरयू भी कहा जाता है नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में जाकर मिलती है। तो ये मिलती है आपको रिविलगंज। कहाँ, रिविलगंज में गंगा में जाकर मिलती है बिहार के अंदर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपको भागलपुर में। कहाँ, भागलपुर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी। बिहार में जो है पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी। तो ये आपको पता है कि अप्रैल 2022 में की गई थी। कब, अप्रैल 2022 में बिहार में प्रथम बार पक्षियों की गणना की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अप्रैल 2022 में। आगे निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अजय झील रोहतास, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्यगंधा झील सहरसा और खड़गपुर झील मुंगेर, ये तीनों सुमेलित है। सी नंबर सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं पूछा है तो इसलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के क्या है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। कहता है बिहार के वो कौन से भाग हैं जहाँ से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत के क्षेत्र से पुरापाषाण जो है काल का औजार प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। कहता बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। बी नंबर से आंसर होगा अथर्ववेद। आगे कहता है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। कहता बिंबिसार जो है इन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गिरिब्रज। कहाँ? गिरिब्रज। ए नंबर से आंसर होगा गिरिब्रज। चलिए आगे है। आगे कहता है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था। कहता मौर्यकालीन नगर प्रशासन जो था इसमें कितने समितियों का सहयोग प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 6 समितियों का। कितना? 6 समितियों का। बी नंबर से आंसर होगा 6 समितियों का। आगे कहता तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था इसका आयोजन। तो आपको पता है पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो पहला आपको देखिए पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा आपको कश्मीर में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे कहता है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम। कहता है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ? बिहार शरीफ में स्थित है। ए नंबर से आंसर होगा बिहार शरीफ। चलिए आगे है। आगे कहता है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। कहता है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो बिहार की राजधानी तुगलक समय में आपको बिहार शरीफ थी। कहाँ? बिहार शरीफ थी। बी नंबर से आंसर बिहार शरीफ। आगे मिथिला के कर्नाट वंश। कहाँ है? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला में जो कर्नाट वंश शासन कर रहे थे उसकी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी राजधानी जो थी आपको सिमरावगढ़ थी। कहाँ? सिमरावगढ़ उसकी राजधानी थी। किसकी? कर्नाट वंश की। इसका शासन कहाँ था? मिथिला क्षेत्र में। तो ए नंबर से इसका सिमरावगढ़। आगे कहता है इब्राहिम लोदी। क्या? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। कहता है इब्राहिम लोदी जो थे उसके शासनकाल में बिहार का वह कौन सा सूबेदार था जिन्होंने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसका सही आंसर होगा आपको दरिया खान नुहानी ने। किसने? दरिया खान नुहानी वह सूबेदार थे जो सुल्तान के विरोध में विद्रोह कर दिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए। कहता है खिलजी वंश जो था इसके समय के कुछ सिक्के जो प्राप्त हुए किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है आपको भोजपुर से। कहाँ से? भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ए नंबर से भोजपुर क्षेत्र से। चलिए आगे है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। कहता है वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था। तो ये था आपको फर्रुखसियार। कौन? फर्रुखसियार। सी नंबर से आंसर होगा फर्रुखसियार। आगे कहता है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। कहता है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ये था आपको इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। बी नंबर से आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। कहता है बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। तो ये आप सबको पता है मीर कासिम था। कौन? मीर कासिम। ए नंबर से आंसर होगा मीर कासिम। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान रहा है। कहता है बिहार को अलग राज्य बनाने में स्थापित करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। बी नंबर से आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे है।
आगे कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हो रहा था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड। कहता पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 11 अगस्त 1942 को। कब? 11 अगस्त 1942 को। और ये हुआ था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। चलिए आगे है कहता बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे। 1857 में जो विद्रोह हुआ था बिहार के अंदर, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व जो कर रहा था आपको वीर कुंवर सिंह करते। कौन? कुंवर सिंह जी कर रहे थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। ए नंबर सेंस होगा कुंवर सिंह। आगे कहता है बिहार में हुए नोनिया। कहता बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था उस समय कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था और पूर्णिया प्रभावित हुआ था। चंपारण प्रभावित नहीं हुआ था। तो आपको 1 2 4 सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन कौन? सारण, वैशाली और पूर्णिया नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का था वह सहयोग आंदोलन के दौरान हुए सहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बिहार का वो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था नशाबंदी आंदोलन के समय में, वो सहयोग आंदोलन के समय हुआ था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जहानाबाद, पटना और गया। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। यहाँ एक से अधिक है तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में तो सिर्फ उपयुक्त में से सभी एक से अधिक है, लेकिन ये तीनों का तीनों ऑप्शन होगा, ये ध्यान में आप जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहता बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था उसे प्रसारित करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जबकि यहाँ देखा जाए तो आपको स्वामी सहजादानंद और कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल संकृतिनयन, ये तीनों इसमें थे। तो उपयुक्त में सभी होगा। यहाँ एक से अधिक है लेकिन सभी होगा, यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि बिहार में कौमी सेवा दल का संस्थापक था। कहता बिहार में कौमी सेवा दल जो स्थापित हुआ था इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक आपको थे, ध्यान रखिएगा, कौमी सेवा का। इसकी स्थापना इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 नवंबर 1911 को, 1921 को 27 नवंबर 1921 को। आगे कहता मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य स्रोत था। मध्यकालीन समय में जो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था इसका मुख्य केंद्र था, तो इसका मुख्य केंद्र जो था ये आपको पटना और भागलपुर हुआ करता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो ये थे आपको पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए आगे कहता बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन जो हो रहा था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपको मजरूल हक। कौन? मजरूल हक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मजरूल हक। आगे कहता देशेर कथा। क्या है? देशेर कथा, जिसे देश की बात भी कहा जाता है, कि लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आपको शाखाराम गणेश देवस्कर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता प्रांतीय बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांत का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 22 मार्च 1912 को। ए नंबर से आंसर होगा 22 मार्च 1912 को। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक क्वेश्चन अलग से डाल दिया गया है, ध्यान रख पढ़ लीजिए। बिहार में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो यह की जाती है आपको अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। आपको ध्यान में होगा 164 के अंतर्गत। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है ये आपको मुख्यमंत्री होता है। कौन? मुख्यमंत्री होता है। वास्तव में मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख आपको राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। चलिए आगे है।
आगे कहता है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आप सबको पता है, बिहार है। कौन? बिहार है। पंचायती राज स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। डी नंबर से बिहार। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 203। कितना? 203। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वतंत्रता पश्चात, क्या स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1952 में। कब? 1952 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको यूज लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है सभी में इसे भेज दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और उसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें। और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे कहता है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी जो है स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का पश्चिमी चंपारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कहता है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है? यह आप सबको पता है कि 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। सी नंबर से आंसर होगा 6 वर्ष का। चलिए आगे है। आगे कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कहता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तो उस दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि जो है प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। चलिए आगे कहता है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहली बार जो है आपको राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1968 से 69 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये बताइए जिस समय यह राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम बार बिहार में तो उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? इससे पिछले वाले टेस्ट में हम आपको बता चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कहता है 2011 की जनगणना जो हुआ है उसके अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका सही आंसर जो है ये आपको हो जाएगा। देखिए ग्रामीण जो है ग्रामीण आपको 88.7% है और शहरी मात्र 11.3% ही है शहरी। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कहता है जनगणना 2011 जो है उसके अनुसार बिहार तो पहले स्थान पर है ही, तीसरे स्थान पर है ही, क्या है? तीसरे स्थान पर है। लेकिन पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है ये आपको बताना है। तो पहले और दूसरे स्थान पर जो है आपको पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर तो बिहार है ही। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। कहता है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है यह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आप सबको पता है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। मुजफ्फरपुर में। बी नंबर से आंसर होगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे कहता है बिहार की प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा वर्तमान सारण में जो है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये आपको 1904 में। कब? 1904 में की गई थी। ए नंबर से आंसर 1904 में। आगे कहता है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्णिया। हाँ, पूर्णिया नहीं लगता है और शिवहर भी नहीं लगता। पश्चिमी चंपारण तो आपको लगता ही है। तो यहाँ आपको हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा। उपयुक्त में एक से अधिक और पूर्णिया और शिवहर यहाँ सही आंसर होगा जो आपको नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको लाने वाले में पूरा मैप डिटेल से बताएंगे। आप इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आपसे बन सके। चलिए आगे कहता है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के
पूर्वी कहाँ, दक्षिण पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। कहता गंगा के मैदान के क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो जाना जाता है आपको बांगर के नाम से, क्या है, बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरान, ध्यान रखिएगा, पुरानी मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जो कछारी मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको ये आंसर हो जाएगा बांगर। चलिए आगे है, कहता समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। कहता समुद्र तल जो है इससे बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 53 मीटर, 52 दशमलव कुछ मीटर होता है। तो यहाँ 53 सॉलिड आंसर ले सकते हैं, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा भी गया, बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए ये जितना भी सीरीज चलाया जा रहा है सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया गया जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। और नहीं तो अपनी पूरा फॉलो कीजिए इस चैनल को, जब हम इससे लास्ट में प्रीवियस जो बीपीएससी का प्रीवियस कराएंगे वो भी शामिल है इस बुक में, तो आप जरूर देखिएगा, वहाँ ये पूछा गया है। आगे कहता है बिहार की भूमि क्या है, बिहार की भू आकृति निम्न में सामान्यतः किस प्रकार की है। कहता है बिहार की भू आकृति जो है ये किस प्रकार की है, तो आप सबको पता है लगभग आयताकार है। क्या है, लगभग आयताकार है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि कोपेन क्या है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको CWG। क्या है, CWG। यह भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी के अंदर पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। कहता है बिहार का अधिकांश भाग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है अधिकांश रूप से, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कछारी मिट्टी से। किससे, कछारी मिट्टी से, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादातर बाढ़ होता है, तो कछारी मिट्टी ही होगी, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है। कहता है बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से। कितना, 7 से, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या है कितनी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे बता दें कि एग्जाम में एक बार ये पूछ लिया गया था कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, कितने जिलों को छूते हुए बहती है, तो ये ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है ककोलत जलप्रपात क्या है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है, नवादा जिले में स्थित है, बी नंबर से आंसर होगा नवादा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, राजगीर में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं स्थित है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। कहता है बिहार का कौन सा जिला है जिसे मक्का का घर कहा जाता है, तो ये आपको बेगूसराय को कहा जाता है। किसे, बेगूसराय को कहा जाता है, सी नंबर से आंसर बेगूसराय। कहता है कि बक्सर क्या है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की थी। कहता है जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की थी, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, शाहआलम द्वितीय। क्या है, शाहआलम द्वितीय, यहाँ ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी टाइम बचता है बीच में, तो आप उसमें अपना ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लिया कीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितना जानकारी रखते हैं, कितना जानकारी है आपके पास। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता दानापुर क्या, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों में कब विद्रोह हुआ था। कहता है दानापुर की छावनी जो थी भारतीय सैनिकों की, उसमें कब विद्रोह किया गया था, उसने कब विद्रोह किया था, ये आपको बताना था, डेट बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 25 जुलाई 1957 को। कब, 25 जुलाई 1957 को, तो यहाँ भी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। कहता है बिहार का वह कौन सा जेल है जहां के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने के दौरान नंगी हड़ताल की थी, ताकि विदेशी वस्त्र ना पहनना पड़े। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा सारण, जिसे छपरा जेल भी कहा जाता है, ज़्यादातर छपरा मिलता है, उसी का सारण डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सी नंबर से आंसर होगा सारण,
मैक्सिमम जगह आपको छपरा जेल ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो प्रांतीय सरकार का प्रधान था कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको 1934 में। कब? 1934 में। तो अभी आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप सबको पता है कि इसके अध्यक्ष आपको आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन? आचार्य नरेंद्र देव थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, वह कौन था? उसका नाम आपको बताना है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1874 में। ध्यान रखिएगा, ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है कि बिहार बंधु क्या है? बिहार बंधु इस समाचार पत्र का नाम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इससे पहले वाले अगर टेस्ट आप दिए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें आपको बताया गया था कि बिहार 1857 के समय में जो है बिहार का कमिश्नर कौन था। तो ये आपको पता होगा, विलियम टेलर। कौन? विलियम टेलर। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। आगे कहता है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? कहता है बिहार का वह कौन सा स्थान है जहां से गांधी जी ने बिहार ही नहीं बल्कि भारत में अपना पहला प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपको पता है चंपारण है। क्या है? चंपारण। और ये चंपारण विद्रोह नील विद्रोह से संबंधित था। और ये कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पूरे इंडिया में गांधी जी का पहला यह आंदोलन था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कहता है 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर बिहार में ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आर.एन. मधुलकर। कौन? आर.एन. मधुलकर इसका अध्यक्षता की थी। तो आप टोटल इतना बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो है टोटल कांग्रेस बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, ये आप बता दीजिए। चलिए आगे कहता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? कहता बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था इसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपको पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। ए नंबर से आंसर होगा पटना। आगे कहता बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? कहता बख्तियार खिलजी जो है जिस समय आक्रमण किया था उस समय कौन सा पाल वंशीय शासक जो था शासन कर रहा था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंद्रधूमन पाल। कौन? इंद्रधूमन पाल जो था उस समय शासन कर रहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? कहता इल्तुतमिश ने बिहार पर जो अधिकार किया था तो ये किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था? तो ये आपको पता है हिसामुद्दीन ऐवाज को। किसे? हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके जो है इल्तुतमिश बिहार पर अधिकार कर लिया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? कहता बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था वह कौन था? उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दाऊद खान। कौन? दाऊद खान अंतिम अफगान सुल्तान था जो बिहार का था, बिहार में खास करके। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूखे कहता आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबा, क्या है, कितने सूबा या सरकार में विभाजित था ये आपको बताना है आईने अकबरी के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 में। कितने? 7 में। ए नंबर से आंसर होगा 7। आगे कहता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? डेट आपको बताना है, डेट और ईस्वी। बिहार विद्यापीठ जो है इसका उद्घाटन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है कि होगा 6 फरवरी 1921 को। कब? 6 फरवरी 1921 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? कहता बिहार में विदेह आया था, राज किया था, जो आर्य था बिहार विदेह राज्य में आया था, यहाँ आगमन भी किया, निवास भी किया था। इस चीज़ का साक्ष्य जो है आपको कहाँ, किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य आपको शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। किसे? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। आगे कहता है भारत में 16 महाजनपद पदों में से
कितने महाजनपद वर्तमान समय बिहार में स्थित है। कहता है जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में 16 महाजनपद हुए हैं, तो उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें से वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा 3। ए नंबर सही आंसर होगा 3। और वो 3 कौन कौन से महाजनपद हैं जो वर्तमान बिहार में हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में बताया जरूर कीजिए, चाहे सर्च करके बताइए, ढूंढ करके बताइए, लेकिन बताइए जरूर ताकि आपको याद रहे। आपको इसलिए कहा जाता है ताकि आप भी कुछ ना कुछ मेहनत कीजिएगा तो आपको वह याद रहेगा, तो इसीलिए जरूर इतना मेहनत किया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था। कहता मगध साम्राज्य जो है इसका उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपको बिंबिसार के समय में। किसके? बिंबिसार के समय में। सी नंबर सेंस का बिंबिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए लग रहा होगा कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। कहते हैं मौर्य काल जो था उस समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो ये पन नाम से, क्या है, पन नाम से जाना जाता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गार्गी, क्या है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। कहता है गार्गी संहिता जो है इसमें पाटलिपुत्रों पर यवनों के द्वारा आक्रमण किए जाने का उल्लेख है। तो यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है ये आपको बताना है। तो यह आक्रमण जो हुआ आपको पुष्यमित्र शुंग के शासन में, किसमें, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ तो चलिए शासक का नाम पूछा है, कभी कभी आपको वंश का नाम ही पूछ लेगा कि किस वंश के शासन में जो है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो यहाँ कौन? पाल वंश के शासक में। आगे कहता बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। कहता बिहार जो है इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। तो ये आपको पिछले टेस्ट में बताया गया था, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। देखिए आप जरूर हर एक टेस्ट को जरूर दिया कीजिए और डे पर डे दिया कर देखा जरूर कीजिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सके, ताकि आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ सके। तो यहाँ आपको ये नंबर से हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे कहता बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। बख्तियार खिलजी जो है इन्होंने बिहार पर आक्रमण कब किया था, वो डेट आपको इस भी बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1198 में। कब? 1198 में। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1198 में। चलिए आगे है, आगे कहता है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था। कहता है कि वह कौन से शासक हैं जिन्होंने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से हस्तांतरित कर पटना लाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शेरशाह। कौन? शेरशाह सूरी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। यह भी क्वेश्चन आपको पीछे प्रीवियस में कराया गया है, अगर किए होंगे तो आपको पता होगा। आगे कहता बिहार, क्या है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। बिहार छात्र परिषद जो था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका गठन जो है इसका गठन आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। बी नंबर से होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। कहता बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन है। तो आपको पता है चावल, गेहूं और मक्का है। क्या है? मुख्य रूप से चावल है, फिर गेहूं और उसके बाद मक्का है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कहता घोघा झील जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आप सबको पता है कि घोघा झील कटिहार में स्थित, कहाँ? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कटिहार। चलिए आगे है, आगे कहता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है। कहता है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है वह कौन सी नदी है जिसे वह पवित्र या अशुभ माना जाता है। तो ये आप सबको पता है कर्मनाशा। क्या है? कर्मनाशा। बी नंबर सेंस होगा कर्मनाशा। आगे कहता है बिहार जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप देखा कीजिए। अब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है। तो इसका वर्तमान में क्षेत्रफल जो है ये आपको
94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और इसका आपको प्रीवियस में कराया गया था कि इसका आकार लगभग कैसा है, तो चतुर्भुज है। क्या? चतुर्भुजाकार है। आगे चलिए देखते हैं, कहता बिहार के किस क्षेत्र में विघ्न चट्टान, क्या विघ्न चट्टान पाई जाती है? तो यह चट्टान जो आपको दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कोप की बहुलता पाई जाती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी मिट्टी है जिसमें कोप प्रकार की बहुलता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, पिछले प्रीवियस में आपको बताए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ तो मेहनत कीजिए ताकि आपको भी याद रहेगी भाई हाँ ठीक है, मेहनत कीजिएगा तो सर्च कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आगे कहता है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। कहता बिहार में लौटता मानसून जो प्रारंभ होता है तो ये कब होता है, किस महीने में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर के मध्य में लौटते मानसून बिहार में प्रवेश करता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियाँ हैं जिसे नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता है गंडक है। क्या है? गंडक नदी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गंडक नदी को। और ये गंडक नदी है जो बिहार और यूपी के बीच कुछ दूर तक सीमा बनाती है। 3 नदी है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। प्रीवियस में कराया गया था, एक तो यहाँ गंडक है और दूसरा तीसरा कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रीवियस में कराया गया है, इतना तो याद जरूर रखिए आप लोग। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो आपको पता है चावल। बी नंबर से आंसर होगा चावल। चलिए आगे है। आगे कहता है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कहता उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। बी नंबर से आंसर होगा पश्चिम चंपारण। चलिए आगे है। आगे कहता वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसे जो एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हुआ था, तो ये कब हुआ था शामिल, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको पता है 1991 हो जाएगा। क्या? 1991। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये किस जिला में स्थित, बिहार के किस जिला में स्थित है ये आप बताइए। आगे कहता दलदली मिट्टी। क्या? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कहता दलदली मिट्टी जो है इनकी बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में 1 से अधिक। यहाँ तो सिर्फ उपयुक्त में 1 से अधिक दिया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया गया है ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। किशनगंज में भी पाया जाता है, अररिया में भी और सुपौल में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1 से अधिक है तो सभी नहीं दिया है, तो अब सभी होता है, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। 2 भी होता तो भी 1 से अधिक सही होता, लेकिन ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 में। कब? 1904 में। बी नंबर से आंसर होगा 1904। आगे कहता है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में सेट में कराया गया, पिछले टेस्ट में हुआ है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपको सर्वाधिक मात्रा में रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। सी नंबर से आंसर होगा रोहतास में। सॉरी ए नंबर। क्या है? ए नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का कितना है? यह क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आप ध्यान में जरूर रखिएगा। कहता है कि 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष की है कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 935। कितना? 935। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार की औसत वर्षा है, बिहार में औसत वर्षा कितना है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 112 सेमी। क्या? 112 सेंटीमीटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है?
बिहार में वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 101। कितना? 101। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट तो आपको 38 है ही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है ये वास्तव में किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री में। क्या है? मुख्यमंत्री के अंदर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है जहानाबाद। क्या है? जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां कौन है? 38वें जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपको 2001 में। कब? 2001 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। और किससे अलग हुआ है ये भी पूछा गया है। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ जहानाबाद हो जाएगा। क्या होगा? जहानाबाद हो जाएगा। तो आप ये तीनों यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल रहा है। यहाँ से देखिए आपको 3 क्वेश्चन। किस जिला से अलग हुआ है? अरवल से। कौन अलग होकर बना है? सॉरी, किससे अलग हुआ है? जहानाबाद से। कौन अलग होकर बना है? अरवल। और कब बना है? तो 2001 में। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं हो तो नोट कर लीजिए कहीं भी। आगे कहता है कि भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? कहता भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन करने का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 243 आई में। क्या है? 243 आई में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कहता है कि किसी भी राज्य में अगर महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है ये किसके द्वारा होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके? राज्यपाल के द्वारा। ये महाधिवक्ता जो होता है एक कानूनी अधिकार रखता है, कानूनी रूप से प्रमुख होता है, सरप्रमुख होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। आगे कहता है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यह क्वेश्चन प्रीवियस में ही कराया गया है। पिछले टेस्ट अगर दिए होंगे तो उसमें आपको जरूर मिला होगा। तो आप इसे नित्यानंद कानूनगो। कौन? नित्यानंद कानूनगो। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। देखिए इसे ट्रिक से आपको ट्रिक तो ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि राज्यपाल जो है कब राष्ट्रपति शासन लगवाता है? ये तब लगवाता है जब कानून भंग हो जाता है। कानून को चलाने के लिए, कानूनी रूप से राज्य को चलाने के लिए कानून लाना पड़ता है। अब सरकार तो गिर गया होता है, तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कानूनगो। क्या है? कानूनगो। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। आगे का था बिहार का राजकीय पक्षी है। ये तो आप सबको पता होगा कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है। तो ये आपको पता है, गोरैया। क्या है? गोरैया। चलिए आगे है। आगे कहता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत जो है इसका प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपको मुखिया होता है। कौन? मुखिया होता है। आगे कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह अधिकार जो होता है, यहाँ सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। तो इसमें आपको महाधिवक्ता के पास भी होता है। उसके बाद जाकर के राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, ये इन सब की नियुक्ति कौन करता है? सो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए नहीं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है इन सबों को। थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब हो गया था। किस राज्य की, क्या है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो होते हैं उसको नियुक्ति करने का अधिकार, राज्यपाल जो किसको नियुक्त कर सकता है इसके बारे में बताया जा रहा है, पूछा है। तो ये आपको महाधिवक्ता को भी नियुक्त राज्यपाल कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी, मुख्यमंत्री को भी। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कहता है झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? क्रमशः ये बताना है। कहता है झारखंड जो है, झारखंड राज्य के विभाजन होने से, अलग होने के पूर्व, पहले बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। सबसे पहले देखिए लोकसभा उस समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था 54 था। कितना? 54 था। और राज्यसभा में आपको कितना था?
22 था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कितना है ये आप हमको बता दिखाइए, वर्तमान में कितना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये तो याद होना चाहिए। आगे कहता है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो बिहार में जो अब, अब तक जो है कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आपको संख्या बताना कितने बार। ये टोटल 8 बार लग चुका है। सी नंबर से आंसर होगा 8 बार। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन होता है जो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ये आप सबको पता है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ए नंबर से आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे कहता है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। कहता है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है, 165। कौन अनुच्छेद 165, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन लेता है। तो यह निर्णय जो लेता है आपको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। कहता वो कौन से व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए चयनित किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा सतीश प्रसाद। कौन, सतीश प्रसाद, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रमंडल है जिसमें कम जिला है, जिलों की संख्या सबसे कम है। तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर में। कितना, भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। आगे कहता है किस राज्य को वैधानिक प्रधान, कहता किसी राज्य का वैधानिक प्रमुख जो प्रधान होता है ये कौन होता है। तो ये आपको पता ही है, राज्यपाल होता है। क्यों, वैधानिक मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार में लोकसभा हेतु क्या है, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको 6 हो जाएगा। कितना, 6, सी नंबर से आंसर होगा 6। आगे कहता है उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य आपको बिहार है। कौन, बिहार है। ए नंबर से आंसर होगा बिहार। आगे कहता है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला परिषद जो होता है यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यह अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। किसे, जिला दंडाधिकारी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है कि जो नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए मैप की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ मैप रहता है तो आपको एग्जैक्ट सही कर जाते हैं। तो यहाँ जो आपको सही आंसर होगा, आपको कौन सा जिला है जो दोनों को छूता है, नेपाल को भी और पश्चिम बंगाल को भी। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि ये किशनगंज है। कौन, किशनगंज है। ए नंबर से आंसर होगा किशनगंज। देखिए इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी से पूछ देगा कितना डिस्ट्रिक्ट यूपी से लगता है, चाहे नेपाल से लगता है, चाहे दोनों कैसे लगता है, जैसे यहाँ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो इसके लिए जो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके, आपको ढूंढना ना पड़े। तो हम जरूर लाएंगे, उस पर काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किशनगंज हो जाएगा। आप मैप देख लीजिएगा, जरूर मैप देखिएगा आप, झारखंड से भी, और उसके बाद जाकर के झारखंड, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद नेपाल, यूपी, इस तरह का क्वेश्चन जो आप देख लिया कीजिए। मैप से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है, करके सिविल सर्विस में जरूर आता है। आगे कहता है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए आ गया ना। कहता है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार के साथ। किसके साथ, बिहार के साथ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के साथ।
आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कहता है बिहार का सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। बी नंबर से आंसर सोमेश्वर श्रेणी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट ये यूपी हो सकता है, वैसे हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे, जरूर थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे कहता है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। सी नंबर से आंसर होगा किशनगंज में। चलिए आगे कहता है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदेह फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। संदेह फ्रेमवर्क जो है आपदा के समय प्रबंधन हेतु कब लागू किया गया था, ये समय बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2015 में। कब? 2015 में। आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला बिहार का कौन सा है, ये आपको बताना है। पूर्णिया है। कौन? पूर्णिया है। सी नंबर से होगा पूर्णिया। ये आज़ादी के टाइम से ही पूर्णिया जो है जूट उत्पादन में है, क्योंकि उधर जूट उत्पादन होता था, उधर बंगाल की तरफ चला जाता था कच्चा माल उपयोग होने के लिए। चलिए आगे होता है, आगे कहता है कि गंगा के दक्षिण भाग में, क्या गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग जो है उसमें उसकी मैदानी भागों में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको केवाल मिट्टी। कौन? केवाल मिट्टी। ए नंबर से होगा केवाल मिट्टी। आगे कहता है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। देखते हैं मैप अगर पता होगा बहुत क्वेश्चन बन सकता है आपसे। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर जो है गंगा नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चौसा के निकट। कहाँ? चौसा के निकट। अब किस ओर से मिलती है ये भी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको किस ओर से मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी कर्म दे दिया जाता है और कर्म से सजाना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इससे रिलेटेड वीडियो मैप थ्रू ला रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा ये सब चीज़। चलिए आगे है, कहता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो मुंगेर में जो जलकुंड स्थित है ये आपको स्थित है, एक से अधिक हो जाएगा। क्या? एक से अधिक। तो यहाँ एक से अधिक होगा मतलब आपको सीता कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में। ये तीनों जो है तीनों के तीनों आपको मुंगेर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको वैसे डी नंबर दिया एक से अधिक, तो तीनों हो गया। आगे कहता है राजपुर, क्या है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो यह आपको स्थित है कोसी नदी पर। कहाँ? कोसी नदी पर। ए नंबर से आंसर होगा कोसी नदी पर। और आपको बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर शेखपुरा हो जाएगा। कितना? शेखपुरा। आगे कहता है जैसे आपको पिछले बीपीएससी में आपको पूछ लिया गया था कि गया का जनसंख्या कितना है। आगे का इतना नजदीक जाके क्वेश्चन उठाता है। आगे कहता है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। महिला साक्षरता दर जो है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सहरसा का। किसका? सहरसा का। सी नंबर से होगा सहरसा। कर्नाटक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हरि सिंह देव। कौन? हरि सिंह देव। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होते टेस्ट तो ये आपको आसानी से बन जाता क्योंकि उसमें कराया गया था। तो यहाँ ए नंबर से होगा हरि सिंह देव। आगे कहता निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थे। कहता निम्नलिखित में जो कौन से पाल शासक थे जिसकी राजधानी मुंगेर था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा देवपाल का। किसका? देवपाल का। बी नंबर से होगा देवपाल। आगे कहता है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था। कहता दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। कहता शेरशाह सूरी जो है मुगल से संघर्ष करते समय किसकी सहायता प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चेरो शासकों के से। चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है
सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किस सॉरी दोस्तों, कथा सिकंदर लोदी जो है हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी जो है इन्होंने हुसैन शाह शर्की को पहले पराजित किया, उसके बाद जो बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया उसका नाम आपको पूछ रहा है। तो ये आपको दरिया खां नूहानी को नियुक्त किया गया था। आगे का था चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। सीधा सीधी घुमा के पूछा है, सीधा सीधी ये नहीं पूछा कि चौसा युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको पता हो जाएगा चौसा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो यहाँ शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये कब हुआ था ये तो पूछा ही गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। कहता शेरशाह जो है इसका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। तो प्रीवियस में कराया जा चुका आपको सासाराम। कहाँ? सासाराम। ए नंबर से होगा सासाराम। आगे कहता शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तारीख दाऊदी। क्या? तारीख दाऊदी में इसकी चर्चा मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अकबर 1580 अकबर जो है 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खानम को। किसे? खानम को अकबर द्वारा 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। खानम को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में बिहार के अंदर सर्वाधिक विद्रोह देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा अकबर के समय। किसके? अकबर के समय में। ए नंबर से आंसर अकबर। आगे कहता है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो ये बिहार का किस क्षेत्र का भ्रमण किया था तो ये आपको पता है मुंगेर, भागलपुर, राजगीर सभी में जो है ये भ्रमण, सभी जगह इसका भ्रमण हुआ था, सभी जगह भ्रमण किए थे ये। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मुगल शासक फर्रुखसियर। क्या? मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी। कहता है मुगल शासक फर्रुखसियर जो है इन्होंने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1717 में। कब? 1717 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहता अंग्रेज ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी तो वो किसके शासन में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासन। किसके? शाहजहां के शासन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था। जॉब चारनाक जो है इसे पटना में अंग्रेज अपनी फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया था। किस वर्ष किया था तो ये किया था आपको 1664 में। कब? 1664 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था तो रॉल्फ फिंच था। कौन? रॉल्फ फिंच था। ए नंबर से आंसर होगा रॉल्फ फिंच। आगे कहता है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की हुई है। बिहार में होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को। और होम रूल लीग यहाँ किसने नेतृत्व किया था, किसने शुरू किया था ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो आप उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि तभी तो आप सीरियल देख पाइएगा, आपको याद भी रहेगा। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ध्यान रखिएगा 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपको पटना में। कब? पटना। यही बांकीपुर कहा जाता है इसे। पटना भी मिलता है और बांकीपुर भी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड जो है, मुजफ्फरपुर बम कांड ये आपको 1908 में हुआ है। कब? 1908 में हुआ, ये समय जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो है किसे फांसी की सजा हुई थी। तो इस कांड में, इस दोष में जो फांसी की सजा हुआ है ये हुआ है आपको खुदीराम बोस को। किसे? खुदीराम बोस को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसके साथ कौन शामिल थे ये आपको बताना है।
वैसे दिया है ऑप्शन में, प्रफुल्ल चाकी शामिल थे इसमें। आगे कहता है चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। कहता चंपारण में कृषि की स्थिति जो थी उसकी जांच करने के लिए एक समिति के जो जांच समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे आपको FG सलाई थे। कौन? FG सलाई थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो सबसे पहला यात्री, विदेशी यात्री जो आया था बिहार में, उनमें सबसे पहले नीचे दिए गए में से, देखिए टोटल में नहीं, इन चारों में से पहले कौन था ये आपको बताना है। तो ये आपको मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो हुए हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म जो हुआ है आपको कुंडलग्राम में हुआ। कहाँ? कुंडलग्राम ग्राम में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था अशोक के, इसका तिथि आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, बहुत बार पूछा गया, आप लोग को पता भी होगा। आगे का था अशोक के स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से कौन बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभ लेख जो है नीचे दिए गए में से कौन बिहार में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपको लोरिया अरेराज, यह भी बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज, लोरिया आनंदगढ़, यह भी बिहार में है। और ये रामपुरवा ये भी, तो ये उपयुक्त में सभी यहाँ जो है आपको शामिल है। बिहार में ये सभी अभिलेख बिहार में है अशोक का। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को, कनिष्क जो है किस पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये आश्रय दिया था आपको अश्वघोष को। किसे? अश्वघोष को। चलिए आगे कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपको मोगलीपुत्र तीस ने। किसने? मोगलीपुत्र तीसस ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, और ये कहाँ हुआ था यह बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रीवियस में हम आपको बता चुके हैं। आगे कहता है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के टेस्ट का जो 50 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपके लिए यूजफुल रहा है। आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप उठा सकें। आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद हो रही हो हमें बहुत खुशी होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।